हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच की। यानी हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। और ये जो फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के मोस्टली जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सभी में आपके लिए ये वीडियो बड़ी यूजफुल रहने वाली है। ये सभी फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम्स में पूछे हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, DSSS हो गया, या GICLT ग्रेड का हो गया। मतलब किसी न किसी एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अगले एग्जाम में आपको फिगर ऑफ स्पीच तैयार करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बीडियोड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच आपको लग रहा है, यहाँ पे देखिए बी वर्ड की रिपीटिशन है, तो यहाँ पे हम फिगर ऑफ स्पीच लगा सकते हैं, एलिट्रेशन भी। फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है यहाँ पे, लेकिन हम ऑप्शन में नहीं है तो लगा नहीं सकते। यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, जैसे बीडेड बबल्स को जो है विंकिंग करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग में लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज डाल दें, यानी नॉन लिविंग यानी जिन चीजों में जान नहीं होती है उनके अंदर भी हम ह्यूमन की कोई क्वालिटीज डाल दें तो उनको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी पर्सन की तरह पर्सोनिफाइड कर देना, यानी पर्सन की तरह उनको दिखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आंसर दिख रहा है आपको। आंसर नंबर 3 ये भी यूपीपीएससी ये पॉली लेक्चरर और 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताना है फुल फैथम 5 दाई फादर लाइज। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? तो आप देख सकते हैं कि एफ लेटर की रिपीटेशन बार बार हुई है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। अब देखिए एलिट्रेशन और एसोनेंस क्या होता है। दोनों का मतलब होता है कि लेटर्स की रिपीटेशन, लेकिन एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जो कैपिटल लेटर्स है, कॉन्सोनेंट्स, सॉरी कैपिटल नहीं, कॉन्सोनेंट्स की रिपीटेशन, यानी वोवल की रिपीटेशन होगी तो एसोनेंस होगा, वोवल अगर रिपीट होंगे तो एसोनेंस होगा, अगर कॉन्सोनेंट रिपीट होंगे तो एलिट्रेशन होगा। लेकिन अगर एसोनेंस ऑप्शन में नहीं होता है और वोवल की रिपीटेशन होती है तो हम एलिट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में दोनों था इसलिए हम एलिट्रेशन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 4 में अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, लाइटॉट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि लाइटॉट्स को पहचानने का तरीका क्या है। जब भी लाइटॉट्स दिए होंगे तो उस सेंटेंस में नो या नॉट का प्रयोग जरूर किया होगा, तो आप उसको एक बार चेक कर लें। तो यहाँ पे देखिए नो का प्रयोग दिया है, अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। मीन सिटी से नहीं है, इसका मतलब वो अच्छी सिटी से है। ठीक है, तो नो का प्रयोग दिया हुआ है, नो यहाँ पे लिखा है, तो लाइटॉट्स है। आप इसके एक दो ऑप्शन और देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही वॉज नॉट अनफेमिलियर, यानी कि वो अनफेमिलियर नहीं था विद द प्लेस ऑफ शेक्सपियर के प्लेस से। इसका मतलब ये कि वो बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर था, तो यहाँ पर भी नॉट का प्रयोग दिया गया है। फिर दिया है रिचिंग द मून वॉज नो ऑर्डिनरी, यानी कि मून पर पहुंचना कोई ऑर्डिनरी टास्क नहीं था, यानी कि ग्रेट टास्क है, तो यहाँ पर भी नो का प्रयोग दिया हुआ है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं आप तो नो और नॉट का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उसको चेक कर लेंगे, उसके बाद लगा सकते हैं। बाकी ये इजिली समझ में आ जाता है, लाइटॉट्स कोई कठिन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 द होल सिटी वेंट आउट टू सी द विक्टोरियस जनरल। विक्टोरियस जनरल को देखने के लिए जो पूरी सिटी थी वही चली गई। अब सिटी तो जा नहीं सकती, सिटी तो नहीं जाएगी ना, सिटी में रहने वाले लोग जाते हैं, तो यहाँ पे सिटी का जो प्रयोग किया है इन्होंने लोगों के लिए किया है, लोग सिटी में रहने वाले लोगों के लिए सिटी शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे मेटोनिमी। मेटोनिमी का मतलब होता है जब हम किसी नाम को किसी और चीज से सब्सटीट्यूट करते हैं, उसकी जगह किसी और चीज नाम का प्रयोग करें तो उसको बोलते हैं मेटोनिमी। देखिए जैसे यहाँ पे आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर हम मुनार्क या मुनार्की के लिए थ्रोन शब्द का प्रयोग करें तो भी मेटोनिमी है, कर सकते हैं ना, मतलब मुनार्की या मुनार्क से रिलेटेड है थ्रोन, करेंगे, और अगर हम करेंगे तब भी पता चल जाएगा लोगों को, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पता नहीं चल पाएगा, पता चल जाता है कि हाँ थ्रोन बोल रहे थे, मुनार्की या मुनार्क की बात कर रहे हैं। जज के लिए हम द बेंच सबका प्रयोग कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, पता चल जाता है। राइटिंग के लिए हम पेन का प्रयोग कर सकते हैं, शॉर्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं सोल्जर के लिए, तब भी हमें पता चल जाता है। तो जब हम किसी और चीज के लिए कुछ और नाम रख देते हैं उससे रिलेटेड तो उसको हम बोलते हैं मेटोनिमी। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, बहुत जरूरी है। और ये वीडियो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटोनिमी तो नहीं है, नन ऑफ अबव भी नहीं, सिमिली तो नहीं है, सिमिली में लाइक एज वगैरह आता है, मेटोनिमी में एक ही जगह दूसरा प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पैराडॉक्स है, अपने आप में विरोधाभास हो रहा है। जब सेंटेंस का अपने उस सेंटेंस का अपने आप ही विरोधाभास हो तो उसको बोलते हैं पैराडॉक्स। जैसे कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड फादर कैसे हो सकता है? ये अपने आप में विरोधाभास है, तो यहाँ पे पैराडॉक्स का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द सन केम अप, यहाँ पे एक छोटी सी पोएम दी हुई है, उसमें से बताना है हमें कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही, एंड ही शोन ब्राइट, एंड ऑन द राइट वेंट डाउन इनटू द सी। तो यहाँ पे हाइपरबोली नहीं है, एलिट्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ओनोमेटोपोइया नहीं। ओनोमेटोपोइया का मतलब होता है जब कोई साउंड, कोई आवाज, आपको किसी ऐसा कोई भी वर्ड दिखे जिसमें कोई साउंड या आवाज की बात की गई है तो आप ओनोमेटोपोइया आराम से लगा दीजिएगा। एलिट्रेशन आपको पता ही है कि कॉन्सोनेंट लेटर्स की रिपीटेशन। हाइपरबोली होता है कि बातों को बढ़ा चढ़ा के कहना, लेकिन यहाँ पे सन की बात कर रहा है कि सन ने ऐसा ऐसा किया, केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही, है ना। तो सन तो ये सब कर ही नहीं सकता, लेकिन सन के अंदर ह्यूमन क्वालिटीज, जो काम ह्यूमन कर सकते हैं, लोग कर सकते हैं, उनकी क्वालिटीज उन चीजों में डाल दी जो कि नॉन लिविंग है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो लाइंस हैं, 4 लाइंस, ये एसटी कॉलेज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से ली गई हैं, एसटी कॉलेज की। और ये जो पोएम थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये लिरिकल बैलेड्स की फर्स्ट पोएम थी। लिरिकल बैलेड में टोटल 4 पोएम थी एसटी कॉलेज की, और 19 पोएम थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। पहली पोएम उसमें एसटी कॉलेज की थी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और सबसे लास्ट पोएम 23rd पोएम थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, टिंटन एबी। और जो लिरिकल बैलेड्स थे वो 1798 में आए थे, वहीं से रोमांटिक गीता की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, पर्सन का मतलब होता है मनुष्य, तो मनुष्य की क्वालिटीज को किसी नॉन लिविंग थिंग्स में डाल देना, यानी जिनमें जान नहीं होती उनको भी दिखा देना इंसान की तरह, उसको ही बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। द सेम थिंग हैज रिटन हियर। फिर ये वाला क्वेश्चन जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ पैराडॉक्सिकल utterance combines 2 terms that in ordinary usage are contradictory, it is called। अगर 2 पैराडॉक्सिकल वर्ड बगल बगल में रखे हो, साइड साइड में रखे हो, कॉन्ट्रडिक्टरी यानी अपोजिट वर्ड्स रखे हो 2 साइड साइड में ही, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ऑक्सीमोरोन, उसे बोला जाता है ऑक्सीमोरोन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि देखिए, ऑक्सीमोरोन अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग, यानी अपने आप में ही विरोधाभास हो। एज इन बिटर स्वीट, अब देखिए बिटर भी और स्वीट भी है ना, बिटर स्वीट, या प्लास्टिक ग्लास, प्लास्टिक भी और ग्लास भी है, तो ये है ना कॉन्ट्राडिक्टरी। ऑक्सीमोरोन्स आर, यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिटर भी है और स्वीट भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर जैसे ओपन सीक्रेट, एक वर्ड है ओपन सीक्रेट, तो ओपन भी और सीक्रेट भी है, ये कैसे हो सकता है? जब ओपन है तो सीक्रेट कैसे हो सकता है, सीक्रेट है तो ओपन कैसे हो सकता है? तो ये है ऑक्सीमोरोन का एग्जांपल। ठीक है, ऑक्सीमोरोन्स आर सिमिलर टू सच अदर डिवाइसेस एज पैराडॉक्स एंड एंटीथेसिस एंड आर ऑफन यूज्ड इन पोएट्री एंड अदर लिटरेचर। ऑक्सीमोरोन जो है वो पैराडॉक्स और एंटीथेसिस की तरह ही, जैसे पैराडॉक्स में होता है कि विरोधाभास होता है, एंटीथेसिस में भी ऐसा होता है, ऐसा ही ऑक्सीमोरोन में होता है। लेकिन ऑक्सीमोरोन में आप देखेंगे कि दोनों वर्ड बगल बगल रखे होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टिव वर्ड देखिए बगल बगल रखे हुए हैं दोनों, एकदम कोई भी बीच में स्पेस नहीं आएगा। जैसे ओपन सीक्रेट, दोनों बगल बगल है, तो इसलिए ऑक्सीमोरोन पहचान में आ जाते हैं बहुत आसानी से, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है आपको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द सेंटेंस आई हैव रीड ऑल द मिल्टन। कह रहे कि मैंने पूरे मिल्टन को पढ़ लिया है। क्या इसने सच में मिल्टन को, पूरे मिल्टन को पढ़ लिया होगा? तो ये जो है, ये मिल्टन के वर्क की जगह मिल्टन शब्द का प्रयोग कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि आई हैव रीड ऑल द मिल्टन्स वर्क, मिल्टन्स नॉवल या जो भी एपिक वगैरह, वो सब कुछ नहीं, ये कह रहा है पूरे मिल्टन को पढ़ लिया है। तो उसके वर्क की जगह मिल्टन शब्द का प्रयोग कर रहा है, यानी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे मेटोनिमी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सॉरी आंसर ही दिख जाता है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स अ प्ले अपॉन वर्ड्स। जब हम शब्दों से खेलते हैं प्ले अपॉन वर्ड्स, तो ये होता है पन, पन का मतलब होता है प्ले अपॉन वर्ड्स। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, pun is the figure of speech that involves a play upon words. Pun is an amusing use of words that can have two meanings or of different words that sound the same. दो एक शब्द के जब दो मीनिंग होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं पन, जैसे कि श्लेष अलंकार वगैरह में होता है। ठीक है, हिंदी में श्लेष अलंकार में भी सेम चीज होती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए करवा रहे हैं। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की करेक्ट डेफिनेशन कौन सी होती है, कौन सी हो सकती है इसमें से। ठीक है, इट इज द यूज ऑफ अ वेग और इक्विवल एक्सप्रेशन। ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि वेग का हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं। इट इज अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ अपोजिशन, नहीं अपोजिशन वगैरह कुछ नहीं होता इसमें। इट इज अ रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। हाँ, रिपीटेशन होता है और हमें लिखे हुए से ज्यादा साउंड यानी बोल क्या रहे हैं, बोलने पे ध्यान दे रहे हैं, उनकी जो साउंड होती है वो सिमिलर होती है, नियर बाय वर्ड्स उसके सिमिलर साउंड के होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी यू सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। वह एक गुड टीचर है लेकिन पुअर स्टूडेंट है। अब देखिए यहाँ पे आयरनी भी नहीं है, एंटी क्लाइमैक्स भी नहीं है, बेथॉस भी नहीं है, यहाँ पे एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस क्यों है, अब यहाँ पे देखिए, अब गुड और पुअर दो अपोजिट वर्ड है लेकिन साथ साथ नहीं है। अगर साथ में होते, बगल बगल रखे होते तो वो हो जाता ऑक्सीमोरोन, लेकिन जब एक ही सेंटेंस में हो और दूर दूर हो तो होता है एंटीथेसिस। जैसे यहाँ पे गुड और पुअर, और फिर यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों अपोजिट है, स्टूडेंट टीचर, तो यहाँ पे एंटीथेसिस है। नेक्स्ट है which figure of speech do we see in the following expression? Alone, alone, all, alone, alone on a wide sea. अब देखिए ये सबसे आसान है। यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया ये बताइए आप मुझे। आप यहाँ पे दोनों फिगर ऑफ स्पीच लगा सकते हैं। पहला तो एसोनेंस भी लगा सकते हैं, दूसरा आप एलिट्रेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन एलिट्रेशन के साथ जाना ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, एलिट्रेशन के साथ जाना ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पे वाइड भी दो बार आ जाए। वैसे आप एसोनेंस भी लगाते हैं तो कुछ भी गलत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ए लेटर की जो रिपीटेशन है वो बार बार हुई है, जैसे ए से अलोन, फिर ए से ऑल। यहाँ पे ज्यादातर तो एसोनेंस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप डब्ल्यू भी देख सकते हैं, तो एलिट्रेशन भी यहाँ पे मान सकते हैं। वैसे आप दोनों में से कुछ भी टिक कर सकते हैं, एलिट्रेशन या एसोनेंस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। कह रहे मैंने एक बार में 10,000 देख लिए। ये जो लाइन है, वैसे मैं आपको बता दूं, विलियम वर्ड्सवर्थ के प्ले से डैफोडिल से है ये लाइंस ली गई हैं। डैफोडिल्स जो इनका एक वर्क है उससे ये लाइंस ली गई हैं, और यहाँ पे ये कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। एक बार में 10,000 कैसे देख लिए इन्होंने, तो यहाँ पे हाइपरबोले का प्रयोग किया गया है। हाइपरबोले का मतलब होता है ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोला है। एक बार में 1,000 देख लिया, मतलब 1,000 फ्लावर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, ये 1,000 रुपए की नहीं बात कर रहे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, द फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोले है। यहाँ पे हाइपरबोले का मतलब होता है कि कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बातों को कहना। ठीक है, इन हाइपरबोले आई स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट होती है, कुछ ज्यादा ही बढ़ा के कह देते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई लव्ड ओफेलिया 40,000 ब्रदर्स, कि मुझे ओफेलिया के 40,000 ब्रदर्स से प्यार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, चूज द वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मैंने उस पर आई लिखा हुआ है। ठीक है, ज्यादा ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। वैसे मैं करवा सकती थी सारी, लेकिन जो नहीं ज्यादा पूछे जाते तो इसलिए मैंने इसको जरूरी नहीं समझा इंक्लूड करना। देखिए 20, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ प्ले ऑन वर्ड्स। हम जब शब्दों से खेलते हैं, प्ले ऑन वर्ड्स कर रहे हैं, तो मैंने अभी ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो वहां पे होता है पन, शब्दों से खेलना, प्ले ऑन वर्ड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ मेटाफर। यहाँ पे बताना है कि किस सेंटेंस में मेटाफर का प्रयोग किया गया है। मेटाफर का मतलब होता है हम किसी चीज की तुलना किसी से नहीं कर रहे, डायरेक्ट उसको वो चीज बोल दे रहे हैं। जैसे मैं 2 सेंटेंस बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं बोलूं कि तुम चांद जैसी दिखती हो, तो यहाँ पे तो हो गया सिंपली, क्योंकि मैंने तुलना की कि तुम चांद जैसी दिखती हो, जैसी शब्द का प्रयोग किया।
ठीक है, यू लुक्स लाइक अ मून, ठीक है, यू लुक लाइक अ मून। लेकिन दूसरा सेंटेंस है कि तुम चांद हो, तो हमने उसको डायरेक्ट चांद ही बोल दिया, चांद बोल दिया मैंने डायरेक्ट उसको, यू आर अ मून। तो यहाँ पे मेटाफर है। अब देखिए, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसने बोल दिया कि जो कैमल है, जो ऊंट है, वो रेगिस्तान का जहाज होता है। अरे तो क्या वो जहाज होता है? नहीं ना, उसके अंदर क्वालिटी है जहाज वाली, वो चल लेता है रेगिस्तान में, तो इसलिए उसको जहाज बोल दिया डायरेक्ट। तो यहाँ पे मेटाफर है। मेटाफर होता है जब हम उसको डायरेक्ट वही चीज बोल दें, जो उसकी क्वालिटी उसको वही बोल दें हम। तो यहाँ पे है मेटाफर, ये द शिप के अंदर, द शिप वर्ड जो है इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने आई लिखा हुआ है, पहले ही सिलेक्ट करके रख लिया ताकि मैं फालतू के क्वेश्चन ना पढ़ाऊं और आपके टाइम वेस्ट ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा नहीं है? एक ही ऑप्शन आएगा जो कि नहीं होगा, मतलब बाकी सब तो है ही। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, फिर मिस्टेक, जानबूझकर की हुई मिस्टेक। तो डेलिब्रेट यानी जानबूझकर, मिस्टेक यानी गलती से होता है, तो ये दोनों तो ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है दो अपोजिट वर्ड जब एक साथ रखे गए हो अगल बगल, तो ये तो है ऑक्सीमोरन। फिर यहाँ पे फुलिश यानी मूर्ख, इडियट मतलब मूर्ख या बेवकूफ होता है या बदतमीज ऐसा होता है, तो ये तो नहीं है, ये ऑक्सीमोरन नहीं है, ये नहीं है। देखिए ओरिजिनल, ओरिजिनल यानी एकदम ओरिजिनल चीज, और कॉपी, ओरिजिनल और कॉपी दोनों अपोजिट हो गए ना, तो ओरिजिनल कॉपी अपोजिट वर्ड हो गए। ऑर्गेनाइज्ड यानी सब कुछ सही तरीके से रखा हुआ, और मेस यानी बिखरा हुआ सब कुछ। ऑर्गेनाइज्ड और मेस दोनों एक साथ रखे हैं, दोनों अपोजिट वर्ड है, तो ये ऑक्सीमोरन है। लेकिन ये बी वाला ऑप्शन जो है ऑक्सीमोरन नहीं है, इसलिए आंसर नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया का एग्जाम्पल इसमें कौन सा नहीं है? ओनोमोटोपोइया में आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसमें किसी ना किसी साउंड की बात होती है, मतलब आवाज कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज की आवाज की बात होती है। तो यहाँ पे देखेंगे किस सेंटेंस में आवाज की बात नहीं की है। हेल इन रैटलिंग अपॉन द रूफ, तो यहाँ पर भी आवाज की बात की गई है, हेल इन रैटलिंग अपॉन द रूफ के ऊपर हेल इन रैटलिंग की आवाज आ रही है। द फिशर, द किंगफिशर फ्लू फास्ट लाइक अ पीस ऑफ द ब्लू स्काई, तो यहाँ पे तो सिमिली का प्रयोग किया गया है, लाइक अ पीस ऑफ द ब्लू स्काई। द बेकन सिजल्ड इन द पेन, ये सिजल्ड जो है ना, ये यही साउंड दिखा रहा है। द बेकन सिजल्ड द पेन, पेन जो बेकन था वो उसने पेन को सिजल्ड कर दिया। द क्रीक ऑफ द ब्रांचेस, ब्रांचेस के क्रीक होने की आवाज, ये साउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड दिया है, यहाँ पे साउंड दिया है, यहाँ पे साउंड दिया है, लेकिन यहाँ पे किसी भी साउंड का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिलो, पिलो को बोल रहा है स्लीपलेस, पिलो को स्लीपलेस बोल रहा है कि पिलो नहीं सोई, पिलो नहीं सो रही थी। ये ट्रांसफर्ड एपिटेट है, जब हम किसी चीज को किसी और चीज के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। सोया खुद नहीं था, ये खुद नहीं सो पा रहा था और बोल रहा है पिलो नहीं सोई, पिलो नहीं सो पा रही थी, स्लीपलेस थी, है ना, जबकि खुद नहीं सो पा रहा था। तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर एपिटेट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आप दिख रहे हैं, ठीक है। द फिगर ऑफ स्पीच इज द सेंटेंस ही ले ऑल नाइट ऑन हिज स्लीपलेस पिलो इज ट्रांसफर्ड एपिटेट, ट्रांसफर्ड एपिटेट। इन दिस फिगर एन एपिटेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड टू अनदर, ये अपने प्रॉपर वर्ड की जगह दूसरे पर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इट इन ए टू सेंटेंस, सेंटेंस में जो चीज होती है और बहुत क्लोजली एसोसिएट हो जाती है उससे। जैसे ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, अब देखिए उसने एक स्लीपलेस नाइट बिताई, पास्ट करी है ना, मतलब वो एक रात सोया ही नहीं। नाइट थोड़ी स्लीपलेस है, नाइट थोड़ी नहीं सोई, नाइट तो नाइट थी, सब सो रहे थे, ये नहीं सोया, तो इसने अपनी क्वालिटी को नाइट के ऊपर स्लीपलेस बोल दिया, इसको बोल दिया बल्कि स्लीपलेस। तो यहाँ पे ट्रांसफर एपिटेट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ आपको दिए हुए हैं वर्ड्स, जैसे वंडरफुल डे, डे वंडरफुल नहीं होता, डे तो हर दिन वैसे ही होता है, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब, लेकिन आप कैसे हैं उस पर निर्भर करता है। क्रूल ब्रेज, सुसाइडल स्काई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, जैसे ही इज अ चीयरफुल पेसिमिस्ट। अब आप देखिए, अब आप पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। ही इज अ चीयरफुल पेसिमिस्ट, चीयरफुल यानी बहुत खुश रहने वाला, पेसिमिस्ट यानी निराशावादी, पेसिमिस्ट का मतलब है निराशावादी, खुश रहने वाला निराशावादी। बड़ा ही ये अपोजिट हो गया दोनों एक दूसरे का, और साइड में भी साइड बाय साइड रखा हुआ है, एक दूसरे के बगल में रखा हुआ है और अपोजिट है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीमोरोन, डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, जैसे फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस।
स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। बोलना तो सिल्वर है लेकिन चुप रहना गोल्ड है। अब देखिए यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहिए, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर भी साथ में बताते रहिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस दिख रहे हैं, जब भी आपको एंटीथेसिस दिखेगा वहां पे दो छोटे छोटे सेंटेंस दिखेंगे और दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पे स्पीच, स्पीच का साइलेंस, सिल्वर का गोल्डन। आप देख सकते हैं स्पीच का अपोजिट साइलेंस, सिल्वर का अपोजिट गोल्डन, तो ये है एंटीथेसिस। ऑक्सीमोरोन में दोनों अपोजिट वर्ड बगल बगल रखे होते हैं, जैसे कि चीयरफुल पैसिमिस्ट, और एंटीथेसिस में अपोजिट वर्ड दूर दूर रखे होते हैं। छोटे छोटे दो सेंटेंस होते हैं, जैसे अभी पहले भी हमने एंटीथेसिस का एक एग्जांपल किया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर आप दो सेंटेंस देखेंगे और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहे हैं कि द स्टेटमेंट आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। ये किस चीज का एग्जांपल है? अब देखिए आप बार बार देख रहे हैं यहाँ पे आई, इसका प्रयोग बार बार किया गया है, इस शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। तो जब पहला वर्ड या कोई फ्रेज बार बार रिपीट होता है तो वहां पे होता है एनाफोरा। यहाँ पे होता है एनाफोरा। या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, चलिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि द स्टेटमेंट I came, I saw, I conquered is an example of anaphora. Anaphora is a figure of speech in which a phrase or word is repeated at the start of successive phrase, sentences or clauses. कह रहा है कि जब कोई वर्ड या फ्रेज कॉमा लग लग के स्टार्टिंग में ही बार बार रिपीट हो, स्टार्टिंग में ही, तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। ये भी आपको आसानी से पता चल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ही वॉज ड्रीमिंग ड्रीम्स टुमोरल ईवर डेयर टू ड्रीम बिफोर। तो यहाँ पे आप पढ़ने से ही पता चल रहा है कि बार बार डी वर्ड के मतलब ड्रीमिंग, ड्रीम्स, मतलब डी लेटर की जो बार बार रिपीटेशन हो रही है, डेयर, ड्रीम, तो एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। विच फिगर ऑफ स्पीच इज फाउंड इन दिस लाइन ऑफ जॉन किट्स विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रीम। ये हम थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं। वहां पर जो इसका ऑप्शन हमने लगाया था वो पर्सोनिफिकेशन लगाया था, क्योंकि एलिट्रेशन उसमें था ही नहीं। और मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन था ये, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर एलिट्रेशन ऑप्शन में होता तो आप एलिट्रेशन के साथ जा सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी, क्योंकि दोनों चीजें यहाँ पे पता चल रही हैं, बीडेड बबल्स एंड ब्रीम, विंकिंग एट द ब्रीम। तो यहाँ पे क्योंकि पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे नहीं है तो हम एलिट्रेशन के साथ चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। डिफाइन एलिट्रेशन। फिर से एलिट्रेशन को डिफाइन करना है। अभी हमने ये क्वेश्चन किया है थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे आप देखेंगे एलिट्रेशन में रिपीटेशन होता है शब्दों का, ठीक है। द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फोर मल्टीपल टाइम्स विद इन अ फ्रेज। कह रहा है कि शब्दों का रिपीटेशन होता है मल्टीपल टाइम, शब्दों का नहीं होता, लेटर को होता है। इस बात का ध्यान रखना है कि शब्दों का रिपीटेशन नहीं होता है, लेटर का रिपीटेशन होता है, ठीक है। अ पोएम दैट रिपीट्स द सेम फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन। तो ये तो एनाफोरा हो गया, अभी पढ़ा था हमने। जब सेम फ्रेज रिपीट होता है किसी भी लाइन के बिगिनिंग में तो वो एनाफोरा होता है। साउंड विद इन वर्ड्स, ये ओनोमोटोपोइया होता है, ओनोमोटोपोइया होता है। द रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट साउंड इन नियरली कनेक्टेड वर्ड्स और सिलेबल्स। कह रहे हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड का जो रिपीटेशन होता है उससे हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। आंसर दिख गया। क्वेश्चन नंबर 32 है रिजेम्बलेंस बिटवीन द साउंड ऑफ वर्ड्स एंड द सेंस दे कन्वे इज नोन एज। यहाँ पे कह रहे हैं साउंड्स ऑफ वर्ड की बात की गई है, साउंड की। जहां पे साउंड की बात होगी वहां पे आप ओनोमोटोपोइया के साथ आंख बंद करके चले जाइएगा। किसी भी चीज की आवाज की जो बात होती है, किसी भी चीज की, जैसे घड़ी की टिक टिक की आवाज होगी, ठीक है, वाटर के स्प्लैशिंग की आवाज होगी। तो अगर आपको आवाज की कोई भी सेंटेंस दिया है जिसमें आवाज का कोई वर्ड है तो आप ओनोमोटोपोइया टिक कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है कि किसी भी ह्यूमन क्वालिटीज को किसी नॉन लिविंग थिंग में दिखाना, ह्यूमन क्वालिटीज को। अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कंपैरिजन नहीं होता इसमें। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऑफ अ कैरेक्टर, कॉन्ट्राडिक्टरी भी नहीं होता है। गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू इनएनिमेट, इनएनिमेट मतलब निर्जीव चीजें, हाँ, तो किसी ह्यूमन एट्रीब्यूट मतलब मनुष्य की जो क्वालिटीज है उनको इनएनिमेट थिंग्स में दिखाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहे द फिगर ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ विच अ पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर अ होल इज कॉल्ड। जैसे कि मान लीजिए बॉडी है, बॉडी के किसी एक पार्ट को प्रयोग कर लिया जाए पूरा किसी होल वर्क को दिखाने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं सिनोडकी, सिनोडकी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मेटोनिमी अलग चीज है। मेटोनिमी का मतलब था कि हम उससे रिलेटेड शब्द का प्रयोग कर रहे थे, जैसे कि जज के लिए हम द बेंच का प्रयोग कर रहे हैं, राइटिंग के लिए हम पेन का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि पेन से राइटिंग होती है, ठीक है, और जज की बेंच लगती है इसलिए हम द बेंच का प्रयोग करेंगे, तब भी जज से समझ जाते हैं। लेकिन सिनोडकी में हम उसके किसी अंग का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे लेबर, लेबर के लिए हम उसके हाथों का प्रयोग कर ले कि लेबर के हैंड्स का, गिव मी योर हैंड्स, यानी कि मदद के लिए, किसी इंसान की मदद के लिए हम हैंड्स का प्रयोग कर रहे हैं या इंसान के लिए हम उसके हैंड्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सिनोडकी हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, इन सिनोडकी फिगर ऑफ स्पीच इज पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर अ होल ऑफ समथिंग और वाइस वर्सा। सिनोडकी का मतलब होता है कि किसी भी चीज के पार्ट का प्रयोग करना या पार्ट के लिए होल का प्रयोग करना, तो ये होता है सिनोडकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, आई मर्मर अंडर द मून एंड स्टार्स, द लाइन्स कंटेन्स एग्जाम्पल ऑफ। मरमर का मतलब होता है बुदबुदाना, बुदबुदाना, मरमर, कि मैं चांद तारों के नीचे बैठ कर बुदबुदा रहा था। अच्छा, आई पेबल्स, ये भी था, आई पेबल ऑन द पेबल्स, कि मैं कंकड़ पे कंकड़ फेंकते जा रहा था और चांद तारों को देख देख के बुदबुदाता, मन मन में जैसे कुछ बोलते हैं ना, मन मन में बोलते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी भी आवाज भी आती रहती है बाहर, अकेले में बड़बड़ा रहे हैं, बड़बड़ाना समझ सकते हैं आप, तो बड़बड़ा रहा था, तो यहाँ पे आवाज साउंड की बात की गई है, तो ओनोमेटोपोइया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, द फिगर ऑफ स्पीच इन बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज इस, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। द पेशेंस कह रहा है बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट, ऑप्शन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है ओ वाइल्ड वेस्ट वाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है। देखिए ये दो, इसमें दो चीजें आ सकती हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। पहला तो इसमें आप देख सकते हैं वाइल्ड वेस्ट वाइन, यानी कि एलिट्रेशन का प्रयोग भी है, लेकिन ऑप्शन में एलिट्रेशन है ही नहीं, तो एलिट्रेशन हट जाता है। अगर एलिट्रेशन होता तो हम उसके साथ चले जाते, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, ओ वाइल्ड वेस्ट वाइन, ये वाइल्ड को कह रहा है कि ओ वाइल्ड, मतलब वाइल्ड को ओ वाइल्ड वेस्ट वाइन, ठीक है, ये उसको बुलाकर मतलब कह रहा है, जैसे किसी को पुकारना हुआ, तो जब हम किसी को पुकारना या इशारा करते किसी की तरफ पुकारते हैं, जो चीज वहां पे नहीं होती है उसको, या जो खत्म हो गई या जो नहीं है उसकी एब्सेंट में हम कहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। जैसे कि थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए, फर्स्ट टाइम इसका क्वेश्चन आया है। जैसे एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस, यानी सीधा उस व्यक्ति को बुलाना, टू द डेथ, जो कि नहीं है, खत्म हो चुका है उसको, या फिर टू द एब्सेंट, जो व्यक्ति वहां पे नहीं है उसको बुलाना, और टू अ पर्सोनिफाइज ऑब्जेक्ट और आइडियाज, किसी भी ऑब्जेक्ट को या आइडियाज को। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए कि आप सो रहे थे, आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे अगले दिन है, आप जगते हैं, सोकर सुबह उठते हैं और आप देखते हैं कि आपके लिए मम्मी ने गिफ्ट रखा हुआ है, ठीक है, आप बोलते हो ओ मम्मी है भी नहीं, आपने गिफ्ट देख लिया, मम्मी वहां पे है भी नहीं, मान लीजिए कोई और काम कर रही है या जॉब पे चली गई है, तो आप बोलते हो ओ मदर हाउ स्वीट आर यू, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी माँ को उनके एब्सेंस में, वो नहीं है तब आप उनको बोल रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, जैसे कि नॉर कास्ट वन लॉगिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड द रिपीटेशन ऑफ एल साउंड इज कॉल्ड, यहाँ पे खुद ही बता रहा है कि एल साउंड की रिपीटेशन हो रही है, तो यह क्या होगा, तो यहाँ पे एलिट्रेशन होगा, बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है, 40 में कह रहा है एन ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन क्या होता है, ठीक है, तो पेयर्स कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस न्यू और कॉम्प्लेक्स मीनिंग। पेयर्स यानी जोड़ा, जोड़ा मतलब कह रहा है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी शब्दों का जोड़ा एक साथ रखा होता है जो कि कॉम्प्लेक्स मीनिंग दिखाता है, कोई नई चीज एक्सप्रेस करता है, तो हाँ जोड़ा तो होता ही है, दोनों दो वर्ड, दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड एक साथ रखे होते हैं अगल बगल एकदम, उसी को पेयर कहा जाता है, तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटेंशनल एक्सेजरेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेक अ कंपैरिजन स्टेटिंग थिंग लाइक, ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपैरिजन कुछ नहीं होता उसमें। नॉन थिंग्स हैविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट, ये तो पर्सोनिफिकेशन हो गया फिर,
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है मेटोनिमी इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम मैकबेथ। मैकबेथ के किस सेंटेंस में मेटोनिमी का प्रयोग किया गया है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 है फाउंड आउट एन एप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइंस। ही वॉच फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स एंड लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स। तो यहाँ पे लाइक का प्रयोग आपको दिख रहा है कि थंडर वॉल्स से उसकी कल्पना की जा रही है। तो यहाँ पे लाइक का प्रयोग दिख रहा है और ये सिम्बली है। ये जो एग्जाम्पल है ये सिम्बली का है, हाँ सिम्बली, ऑप्शन नंबर सी सिम्बली का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये टिक नहीं किया, ये है 44 व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट्स द साउंड इट डिस्क्राइब्स। साउंड की बात हो, आवाज की बात हो, कह रहे हैं कि साउंड की बात होती है, साउंड दिखाता है, तो ओनोमेटोपोइया बी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 इन विच नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, ठीक है, जैसे ये कह रहा है कि नॉट करेक्ट। द ग्रीक लैंग्वेज मेटोनिमी डिनोट्स अ चेंज ऑफ नेम। तो कह रहा है मेटोनिमी का मतलब होता है कि चेंज ऑफ नेम, यानी नाम को बदल देना। हाँ तो ये ठीक है, ये ठीक कह रहा है। मेटोनिमी में यही होता है कि एक नाम के बदले हम दूसरा नाम, यानी किसी वस्तु के नाम के बदले हम दूसरी उससे रिलेटेड चीज का नाम जो होता है उसको बुलाते हैं, रख देते हैं, ठीक है, तो ये ठीक है। मेटोनिमी occurs when one thing is applied to another with which it has closely associated। तो closely associated होती है वो चीज, जैसे जज के लिए बेंच का प्रयोग करना, राइटिंग के लिए पेन का प्रयोग करना, मोनार्की के लिए थ्रोन का प्रयोग करना, तो क्लोजली एसोसिएटेड होती है, ये भी ठीक है। इन मेटोनिमी आ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू सिग्निफाई द होल। मेटोनिमी में हम किसी भी चीज के पार्ट का प्रयोग करते हैं पूरे होल को दिखाने के लिए नहीं, ये सिनोडिकी का है, ये सिनोडिकी होता है, ये गलत है, ये होता है सिनोडिकी न कि मेटोनिमी। द स्केप्टर कैन बी यूज्ड टू स्टैंड फॉर अ किंग इन मेटोनिमी। मेटोनिमी में स्केप्टर, किंग की जगह हम स्केप्टर का प्रयोग कर सकते हैं, तो राइट है, ये भी ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब हम किसी होल को दिखाते हैं, पार्ट को दिखाने के मतलब पार्ट को बताते हैं होल को दिखाने के लिए, तो हम सिनोडिकी उसको बोलते हैं, ना कि मेटोनिमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइस डिस्क्राइब्स द यूसेज शॉर्डेड बोन। शॉर्डेड बोन इन वर्ड्सवर्थ सोनेट द वर्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में एक शब्द का प्रयोग किया है शॉर्डेड बोन। शॉर्डेड बोन का मतलब होता है वरदान, शॉर्डेड मतलब अभिशाप। तो शॉर्डेड बोन कैसे हो सकते हैं, ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं और साइड बाय साइड रखे हैं, यानी एक साथ रखे हुए हैं दो अपोजिट वर्ड। तो जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ रखे जाते हैं तो मैंने आपको बताया है कि वहां पे ऑक्सीमोरोन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 व्हाट इज द फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड बाय लैम्ब व्हेन ही राइट्स आई हैड मोर प्लेजर इन दीज बिजी आइडल डाइवर्जन्स। कह रहा है बिजी और आइडल, जब वो बिजी है तो आइडल कैसे हो गया, आइडल है तो बिजी कैसे हो गया, है ना। तो यहाँ पर भी दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा गया है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीमोरोन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंटेंस आगे भी आया था, अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं थोड़ी देर पहले भी ये सेंटेंस था। मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी नो का प्रयोग किया जाएगा वहां पे लाइटोट्स होगा। लाइटोट्स में नो का प्रयोग जरूर, नो या नॉट का प्रयोग आपको देखने को मिल जाता है। जहां भी आपको नो या नॉट का प्रयोग देखने को मिले लाइटोट्स टिक कर दीजिएगा आग बंद करके। और भी ऑप्शन अभी और भी क्वेश्चन अभी आप आगे देखेंगे इसके। देखिए हाँ, इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटोट्स में एक और एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि दिया लाइटोट्स इज एन ironical understatement in which an affirmative is expressed by a negative of its contrary। मतलब कि उसकी अच्छाई को बताना है लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट को साथ में लगाकर। जैसे यहाँ पे लिखा है नॉट अ बैड सिंगर, बुरा सिंगर नहीं है। बुरा सिंगर नहीं है इसका मतलब ये है कि अच्छा सिंगर है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि ही इज अ गुड सिंगर, गुड सिंगर बोल सकते हैं। लेकिन गुड सिंगर बोलने की बजाय वो कह रहा है कि बुरा सिंगर नहीं है, यानी नॉट अ बैड सिंगर, बुरा सिंगर नहीं है। तो मतलब नॉट या नो लगाकर हम उसको बताते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाकर तब बताते हैं, तो वो होता है लाइटोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। अब यहाँ पे ये बहुत इजी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो सेंटेंस दिए हैं। मैंने आपको बताया था दो सेंटेंस कब दिए होते हैं, दो सेंटेंस दिए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, और मैंने आपको बताया था कि दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे देखिए यूनाइटेड का अपोजिट है डिवाइडेड, यूनाइटेड का अपोजिट है डिवाइडेड, स्टैंड का अपोजिट है फॉल, तो यहाँ पे है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस इसमें अपोजिट वर्ड आते हैं लेकिन अलग सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड रहते हैं, इसका अपोजिट इधर रहेगा, इसका अपोजिट इधर रहेगा।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटीथेसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। 57 बोल रहे हैं कि अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू टर्म्स अपोजिट इन मीनिंग आर प्लेस्ड साइड बाय साइड इन वन फ्रेज इज नोन एज। कह रहे हैं कि साइड बाय साइड दो अपोजिट वर्ड रखे हूं, देखिए साइड बाय साइड दो अपोजिट वर्ड्स रखे हूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये देख सकते हैं आप यूथ कंपटीशन की, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये यूथ कंपटीशन की बुक से करवा रही हूँ और इसमें कितनी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको रट लेंगे। ऑक्सीमोरोन होता है दो अपोजिट वर्ड को साइड बाय साइड रख देना। जैसे कि देखिए द सेम डिफरेंस, सेम भी है और डिफरेंस भी है, ये कैसे हो सकता है? फेथफुल अनफेथफुल, है ना, फॉल्सली ट्रू, तो दो अपोजिट है लेकिन मीनिंग देगा, मीनिंग इसका रहेगा जहां पे ये यूज होगा करेक्ट यूज होगा, तो ये भी है, ये नहीं कि गलत बता देंगे इसको, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। केयरलेस सीज विद आर्टफुल केयर अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड। ये जो सेंटेंस है ये पैराडॉक्स का है, और पैराडॉक्स में क्या होता है कि एक सेंटेंस दिया है और वो अपने आप में ही विरोधाभास कर रहा है। जैसे कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा कैसे पिता हो सकता है, तो वैसे ये है। जैसे कि केयरलेस सीज विद आर्टफुल केयर अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड, मतलब अफेक्ट कर रहा है अनअफेक्टेड दिखना, तो ये अपने आप में ही विरोध हो रहा है, इस मतलब अपने आप में ही सेंटेंस का ही विरोध हो रहा है। बाकी ये सेंटेंस ठीक है, सेंटेंस ठीक होता है लेकिन उसका मीनिंग ही कुछ हो रहा है, यहाँ पे मीनिंग कुछ अलग निकल कर आता है। जैसे चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मीनिंग कुछ अलग ही निकल कर आता है, बाकी जो सेंटेंस होता है वो अपने आप में ही विरोधाभास कर रहा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। जैसे कि यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन क्राउन फॉर द मोनार्की इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर हम मोनार्की के लिए क्राउन शब्द का प्रयोग करें तो क्या किस चीज का एग्जाम्पल है? ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम किसी चीज के लिए किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करना, मतलब कि इससे ये दोनों आपस में रिलेटेड है, मोनार्की और क्राउन, जो गद्दी पे होगा वही क्राउन पहनेगा, ठीक है। तो हम इसके लिए मोनार्की के लिए क्राउन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, तब भी समझ में आएगा, या क्राउन के लिए मोनार्की शब्द का तब भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मेटोनिमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सिनोनिक होता है जब हम उसके किसी पार्ट का, विशेष पार्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे लेबर के लिए हैंड का प्रयोग करें कि मुझे इतने हैंड चाहिए, जबकि हम चाहते हैं कि हमें उतने लेबर चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। यूजिंग द बेंच फॉर द जुडिशरी, जुडिशरी के लिए द बेंच शब्द का प्रयोग करना, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? तो ये भी मेटोनिमी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी, द बेंच शब्द का प्रयोग करना जुडिशरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। जैसे ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, वह वर्ल्ड में ब्राइटेस्ट मैन नहीं है। अगर वो ब्राइटेस्ट नहीं है तो इसका मतलब इंफीरियर है, तो यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि वो इंफीरियर है लेकिन वो कह रहे हैं ब्राइटेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे नॉट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे लाइटॉट्स है। लाइटॉट्स में हम एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव वे में कहते हैं, नेगेटिव बनाकर कहते हैं, जबकि होता नहीं है वो नेगेटिव, ठीक है, बस सेंस उसका ठीक निकलता है। जैसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, लाइटॉट्स इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट, द असर्शन ऑफ एन अफर्मेटिव व्हेन नेगेटिव इट्स कॉन्ट्रेरी, ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इसका मीनिंग ये है कि ही इज स्टूपिड, ब्राइटेस्ट नहीं इसका मतलब मूर्ख है वो, तो ही इज स्टूपिड को उसने इतना बढ़ा चढ़ा के बोला है कि नॉट द ब्राइटेस्ट मैन। ये है हाइपरब्लिक। हाइपरब्लिक क्या होता है? हाइपरब्लिक क्या होता है, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हाइपरब्लिक के लिए? जैसे कि एन एक्स्ट्रावेगेंट एग्जैगरेशन, तो ये तो होता है हम बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेजिस्ट स्लर ये नहीं होता है, मेट्रिकल स्ट्रक्चर भी स्किल भी नहीं है, फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरब्लिक फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी ठीक है। तो 1 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। जैसे कि अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेजेस, जब किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन बार बार हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो हम उसे बोलते हैं एलिट्रेशन, और अगर वोवल साउंड का रिपीटेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं एसोनेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। व्हेन वन सेज दैट समवन इज नो मोर, जब कोई कहता है कि समवन इज नो मोर यानी कि कोई अब नहीं रहा और ज्यादा टाइम तक नहीं रहा, और दैट समवन हैज ब्रीथेड हिज हर लास्ट, यानी किसी ने अपनी अंतिम सांसें ली, ऐसा कोई कहता है तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? तो ये होता है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है जब हम किसी कड़वी बात को बड़े ही नॉर्मल, बड़े ही कोमल तरीके से कहें तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। जैसे कि हम बोले, कोई किसी को बोले कि कोई मर गया, तो फिर उसकी जगह पे हम बोल रहे हैं कि अब वो अब नहीं रहा, या गुजर गया,
या फिर उसने अपनी अंतिम सांसें ली। तो ये सब क्या बहुत ही सॉफ्ट वे में किसी को बताना है, बोलना है, तो उसको हम बोलते हैं यूफेमिज्म। आप इसमें कंफ्यूज मत होना है, ये दूसरी चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, यूफेमिज्म है। ठीक है, यूफेमिज्म का मतलब होता है कि कड़वी बातों को बहुत ही सॉफ्ट वे में कहना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। रॉबर्ट ग्रेव्स इन ब्रोकन इमेज एंड thus he in a new confusion of his understanding, I in a new understanding of my confusion, the figure of speech is here। यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है वो है क्यासमस। क्यासमस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग आप देख सकते हैं कैसे होता है, जिसमें हम स्टेटमेंट को पलट कर रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यू कंफ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे रखा गया न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा स्टेटमेंट को पलट कर रख दिया गया है ना। ही इन अ न्यू कंफ्यूजन है, तो यहाँ कह रहा है आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कंफ्यूजन, और यहाँ पे बोला है कि ही इन अ न्यू कंफ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। तो जब हम सेंटेंस को ये पलट कर रख देते हैं, पलट कर उसका अपोजिट बना दिए गए, तो उस वहां पे क्यासमस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं क्यासमस के बारे में। जैसे द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन अवर लाइन्स इज क्यासमस इन विच टू और मोर क्लॉसेस आर रिलेटेड थ्रू अ रिवर्सल ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का रिवर्सल कर दिया गया, यानी रिवर्स पलट कर रख दिया गया। टू मेक अ लार्जर पॉइंट, उसका एक पॉइंट दूसरा पॉइंट दिखाने के लिए। इन्वर्टेड पैरेललिज्म भी कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। द फ्रेज लीव्स डांसिंग, लीव्स क्या कर रही हैं, अब डांस कर रही हैं, यानी पत्तियां डांस कर रही हैं। यहाँ पे किस चीज का प्रयोग किया गया है? तो अगर पत्तियां डांस कर रही हैं तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, फिगर ऑफ स्पीच पैथेटिक फैलेसी। पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फैलेसी थोड़ी सी सेम होती है, लेकिन एक अंतर है, एक अंतर है। जब आप किसी भी नेचुरल चीज को, यानी नेचर से रिलेटेड चीज में ह्यूमन क्वालिटीज दिखाते हैं, जैसे पत्तियां तो डांस कर नहीं सकती, डांस तो इंसान करते हैं। तो जब आप किसी नेचर की चीज को, नेचर की चीज में ह्यूमन क्वालिटीज दिखाते हैं, तो वहां पे होता है पैथेटिक फैलेसी। ठीक है, अगर किसी और चीज में मतलब इन एनिमेट थिंग में, यानी नॉन लिविंग थिंग्स में, किसी और नॉन लिविंग थिंग में दिखाते हैं, तो वो होता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे टेबल के पैर, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो गया। टेबल के कोई पैर तो नहीं होता, वो तो मतलब कि पैर तो इंसान के होते हैं या जानवरों के होते हैं, यानी लिविंग थिंग के होते हैं। टेबल के पैर नहीं होते, हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पैथेटिक फैलेसी और पर्सोनिफिकेशन में थोड़ा सा समझ कर रखिएगा, अंतर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए यहाँ पे मर्डरस इनोसेंस, एक तो मर्डर कर रहा है, दूसरा इनोसेंस, मतलब मर्डरस इनोसेंस। मर्डर वाली इनोसेंस कैसे हो सकती है? दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। कातिलाना, वो बोलते हैं सीधापन, मतलब भोलापन, कातिलाना भोलापन। हाँ हाँ, देखा है किसी किसी को कोई कोई होता है, कातिलाना भोलापन होता है उनके अंदर। तो यहाँ पे वही बात कही गई है। तो यहाँ पे ऑक्सीमोरोन, जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ रखे गए हों, ये दोनों अपोजिट हैं, एक साथ रख दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन ड्रीमिंग हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए ड्रीमिंग हाउस, हाउस थोड़ी ड्रीम करता है, ड्रीम तो हम करते हैं। कर ड्रीमिंग हाउस यानी सपने देखने वाला घर, सपने हम देखते हैं। दिस इज माई ड्रीमिंग हाउस, मेरे सपने का घर है, घर में नहीं सपना देखा। तो यहाँ पे ये ट्रांसफर रेपिटेड है, जब हम अपनी इमोशन को किसी और चीज पर ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने सपना देखा था एक ड्रीम हाउस बनाने का, मैं बोल रही हूँ ये मेरा ड्रीमिंग हाउस है, तो मेरा हाउस थोड़ी ड्रीम करता है, मैंने वो ड्रीम देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे है ट्रांसफर एपिथेट, जब हम अपनी फीलिंग्स को किसी और पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो ट्रांसफर एपिथेट होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, 75, 76, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वही करवा रही हूँ क्योंकि मैंने टिक लगा रखे हैं पहले से। 79, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, इफ अ राइटर यूज इज द वर्ड शेक्सपियर, अगर कोई राइटर शेक्सपियर शब्द का प्रयोग करता है टू मीन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के वर्क का मीनिंग बताने के लिए शेक्सपियर के वर्क की जगह शेक्सपियर शब्द का प्रयोग करता है, तो वहां पे वो कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग कर रहा है? तो वो मेटोनिमी। मेटोनिमी में ऐसा होता है कि हम किसी भी उसका मतलब उससे रिलेटेड चीज का प्रयोग कर लेते हैं। शेक्सपियर के वर्क की जगह हमने सिर्फ शेक्सपियर का प्रयोग कर लिया क्योंकि वो उससे रिलेटेड है, शेक्सपियर बोलेंगे तब भी समझ जाएगा। ठीक है, जैसे आई हैव रीड ऑल द शेक्सपियर, शेक्सपियर को थोड़ी पढ़ लिया मैंने, शेक्सपियर के वर्क को पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेटोनिमी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80 है, 5 miles meandering in a lazy motion इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज का एग्जाम्पल है?
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 miles meandering in a mazy motion। तो यहाँ पे ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एम लेटर की रिपीटेशन बार बार हुई है। माइल्स मेंडरिंग इन अ मेजी मोशन, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है, सादा सिंपल सा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। इन द सेंटेंस हंगर सेट miserably in the informal settlement there is the use of, यहाँ पे किस चीज का यूज किया गया है, मतलब कह रहे हंगर सेट miserably in the informal settlement। जो हंगर है वो बैठ गई, miserably बड़ी miserably से वो बैठ गई, तो हंगर थोड़ी बैठ सकती है। तो यहाँ पे पर्सोनिफाइड कर दिया गया, यानी उसकी क्वालिटीज, ह्यूमन क्वालिटीज को उसके अंदर डाल दिए गए। हंगर यानी इंसान जो भूखा था वो बैठा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हंगर बैठ गई है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। Which device has been used in the line success is counted sweetest by those who never succeed। कह रहे कि ये जो लाइन है ये, अब देखिए सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, सक्सेस उन लोगों के द्वारा स्वीटेस्ट काउंट की जाती है जो कभी सक्सेस नहीं हुए। अब ये अपने आप में विरोधाभास का सेंटेंस है ना, मतलब एक सेंटेंस है जो कह रहा है कि सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, सक्सेस उन लोगों के द्वारा स्वीटेस्ट काउंट की जाती है जो कभी सक्सेस हुए ही नहीं। तो ये एक विरोधाभास पैराडॉक्स का यहाँ पे एग्जांपल है। विरोध, ये सेंटेंस अपने आप में ही विरोध कर रहा है। तो जो जिस सेंटेंस में अपने मतलब उस सेंटेंस में विरोध छिपा हो तो वो सेंटेंस जो होता है वो पैराडॉक्स का होता है। जैसे यहाँ पे ये पैराडॉक्स का सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। यहाँ पे पेन को शॉर्ट से ज्यादा माइटर यानी कि ताकतवर समझा गया है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है। अब देखिए पेन कोई ताकतवर नहीं होता, पेन चलाने वाला आदमी ताकतवर होता है। यहाँ पे शॉर्ट ताकतवर नहीं है, शॉर्ट चलाने वाला व्यक्ति, शॉर्ट अपने आप थोड़ी चलेगी। तो यहाँ पे पेन और शॉर्ट के जरिए पेन चलाने वाले व्यक्ति, मतलब पेन से लिखने वाले व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति और एक ताकतवर व्यक्ति जो कि शरीर से ताकत हो, तो वहां उनका कंपैरिजन किया गया है। तो उनकी जगह पर इसको यूज किया गया है। मान लीजिए सोल्जर की जगह पे शॉर्ट का प्रयोग कर दिया गया और राइटर की जगह पे पेन का प्रयोग कर दिया गया। जैसे कि पहले जो आंदोलन वगैरह हुए थे 1947 से पहले जितने भी आंदोलन हुए थे उन सब में क्या था, जो राइटर थे, एक तरफ तो राइटर थे जो कि लिख लिख कर लोगों को करेज देते थे, हिम्मत देते थे लड़ने की, दूसरी तरफ सोल्जर थे। तो सोल्जर से ज्यादा काम जो कर रहे थे वो राइटर कर रहे थे, उनको मोटिवेट करने का, जनता को, पीपल को मोटिवेट करने का। यहाँ पे मेटोनिमी का प्रयोग किया गया है जब हम किसी और चीज के बदले उससे क्लोजली एसोसिएटेड चीजों को प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि जज की जगह द बेंच का प्रयोग करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन लिटरली इज। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, ठीक है, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन वो एकदम सच नहीं होती है, लिटरल नहीं होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरबली। हाइपरबली में चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। व्हेन ही इज द न्यूटन ऑफ हिज कंट्री, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखिए ही इज द न्यूटन ऑफ हिज कंट्री, किसी को न्यूटन कह दिया गया है, ठीक है, तो न्यूटन उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज रही होंगी न्यूटन की। तो यहाँ पे सिमिली नहीं है, ट्रांसफर एपिथेट भी नहीं है। अगर यहाँ पे मेटाफर होता तो हम मेटाफर के साथ चले जाते, लेकिन क्योंकि मेटाफर नहीं है तो हम यहाँ पे इसको सिनोडिक लगा सकते हैं, साइनोडिक लगा सकते हैं और हाइपरबले भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम इसको हाइपरबले भी लगा सकते हैं कि उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, न्यूटन बोल रहा है। वैसे तो इसका आंसर मेटाफर एकदम ठीक था, बट मेटाफर क्योंकि नहीं है इसलिए हमें दूसरा ऑप्शन, कोई और ऑप्शन चूज करना होगा। तो मुझे ज्यादातर अच्छा लग रहा है हाइपरबले, वैसे सिनोडिक भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे सिनोडिक लगाया हुआ है, लेकिन सिनोडिक से ज्यादा अच्छा हाइपरबले है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। If the paradoxical utterance combines two terms that in ordinary uses are contrary, such as pleasing pains and burning chill, it is called as। अब ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि अगर दो कॉन्ट्रेरी शब्द एक साथ रखे गए हों तो वो किसका एग्जाम्पल होगा। जैसे प्लीजिंग पेन, प्लीजिंग यानी खुश कर रहा है, पेन यानी दर्द, जब दर्द खुश कर रहा है। बर्निंग चिल, हाँ चिल करने वाली बर्निंग,
तो ये जो एग्जाम्पल है, दो अपोजिट वर्ड साथ साथ रखे होते हैं तो वो ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल होता है। अब तक तो आपको रट गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन द सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स यूजुअली अप्लाइड टू। तो एलिट्रेशन किस पर अप्लाइड होते हैं? एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट ओनली, वोवल ओनली, बोथ कॉन्सोनेंट और वोवल्स, या अनस्टेड सिलेबल्स। तो ये एलिट्रेशन जो होता है वो कॉन्सोनेंट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। वैसे आप देखेंगे ना तो इसका जो आंसर है 91 का सी भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि कई बार जब एसोनेंस नहीं होता है ऑप्शन में तो हम एलिट्रेशन को टिक कर देते हैं। ठीक है, सी भी ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि करेक्ट आंसर पूछा है तो कॉन्सोनेंट के साथ जाएंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, क्रिश्चियनिटी सोन लाइक अ बीकॉन इन द ब्लैक नाइट ऑफ पिगेनिज्म, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इन क्रिश्चियनिटी सोन लाइक अ बेकबोन में यूज हुआ है? तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है हमें बताना है। तो साफ हमें पता चल रहा है कि लाइक का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे सिंबली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूं कि मैं हॉर्स यानी घोड़ा भी खा सकता हूँ। कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा ही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपरबली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं। ठीक है, एक कॉमा से पहले है और एक कॉमा के बाद है, दो सेंटेंस है। ठीक, यहाँ पे देख लिया हमने। और दो में से आप देखेंगे एर जो है, मतलब एर मतलब क्या होता है? गलती करना, फॉरगिव यानी क्षमा करना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ह्यूमन और डिवाइन एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब दो सेंटेंस दिए हों और दोनों में एक दूसरे के अपोजिट बातें कही गई हूं तो उसको हम बोलते हैं एंटीथेसिस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, द फ्रेज द हमिंग बी, द कैकलिंग हैन एंड द बजिंग सॉ आर एग्जांपल ऑफ। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों जो फ्रेज दिए हैं इनमें जो साउंड का पता चल रहा है, यानी कि साउंड, जैसे कि यहाँ से हमिंग से बी की हमिंग का साउंड पता चल रही है, कैकलिंग एक साउंड है और बजिंग भी एक साउंड है। तो जहां पर भी साउंड की बात होती है तो हम एनोमेटोपेया के साथ चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी यानी कि जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है। अब जननी माताएं होती है ना कि आवश्यकता। आवश्यकता तो एक एक थिंग या नाम जैसा है। ठीक है, एक वर्ब है। तो ये मदर कैसे हो सकती है? इसके अंदर मदर वाली क्वालिटीज डाल दी गई, मतलब इसको जननी कह दिया गया। जननी तो आवश्यकता होती नहीं है, मदर होती है जननी, मतलब मम्मी जो होती है वो जननी होती है, औरत जननी होती है। तो यहाँ पर इसको पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे नेसेसिटी के अंदर ह्यूमन क्वालिटीज डाल के बताई गई है, बोला गया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस सेंटेंस इज रेफर्ड टू एज। कह रहे कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, मतलब कि जो इंसान है वो भी क्या कमाल की चीज है। तो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग किया, किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया? तो एंटी क्लाइमेक्स तो है नहीं, एपिग्राम भी नहीं है, एग्जैजरेशन भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्क देखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है, तो हम एक्सक्लेमेशन यहाँ पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 है, मार्क द सेंटेंस विच इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट का जो एग्जांपल है उसको हमें टिक करना है। तो ट्रांसफर एपिथेट देखिए, आई लव, आई रन, आई लीप, ये तो एनाफोरा का एग्जांपल है। आई केम, आई सॉ, आई कॉन्क्वर्ड, ये है क्लाइमेक्स का, मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीता, यानी कि एक के बाद एक क्रिया जो रही है वो बेटर होती जा रही है। यहाँ पे एनाफोरा भी और एंटी क्लाइमेक्स दोनों हो सकता है। ठीक है, इस वाले में। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एनाफोरा है। डू मैन गैदर ग्रैप्स ऑफ थॉर्न्स और फिग्स ऑफ थिस्टल्स, तो ये तो गैस नहीं किया जा रहा है किस चीज का एग्जांपल है। द प्लूमैन होमवर्ड प्लॉड्स हिज वियरी वे, जो वे है, जो रास्ता है, वो वियरी कैसे हो सकता है? वियरी ये प्लूमैन है, ये थका हुआ है, रास्ता नहीं थका हुआ है। तो यहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, आइडेंटिफाई द सिमिली फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। सिमिली चूज करना तो सबसे आसान काम है मुझे लगता है। कह रहे योर फेस इज एज अ बुक वेयर मैन मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स। कह रहे तुम्हारा फेस इतना बुक की तरह है जहाँ पे जो इंसान है वो बड़ी अजीब अजीब सी चीजें पढ़ता है।
तो ये सिमिली है क्योंकि यहाँ पे एज या लाइक का प्रयोग किया जाता है, एज का प्रयोग किया गया है। जिस सेंटेंस में एज या लाइक का प्रयोग किया जाए, कंपैरिजन एज या लाइक लगा के किया जाए, तो वहां पे सिमिली का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। डेथ लेज हिज आईसी हैंड, हैंड जो होते हैं वो इंसानों के होते हैं, डेथ के नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। Personification is that figure of speech where we ascribe intelligence and personality to inanimate things. Identify the example of personification. अच्छा, इसमें बताना है personification का कोई एक एग्जाम्पल। A new thought has suddenly struck me. एक नई सोचने अचानक से मेरे दिमाग में आई। Who is my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? Can Honor's voice provoke the silent dust? Can Honor's की वॉइस, Honor's की वॉइस कैसे हो सकती है? वॉइस तो इंसानों की होती है। प्रोवोक किया साइलेंट डस्ट को, तो यहाँ पे ये जो सी है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल बताना है। और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। अब देखिए कह रहे हैं डेथ के कोल्ड ईयर, तो ईयर तो इंसानों के होते हैं, डेथ के थोड़ी होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में ही पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी हम उसे कहते हैं जिसमें हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को हम बुला रहे होते हैं जो कि हमारे सामने होती भी नहीं है, तब भी हम उसे बुला रहे होते हैं। ठीक है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, यहाँ पे तो पर्सोनिफिकेशन अपोस्ट्रोफी नहीं है। पैट्रोटिज्म, What horrors are done in your name। कह रहे कि पैट्रोटिज्म यानी देशभक्ति, तुम्हारे नाम में क्या डर छुपा हुआ है, हॉरर छुपा हुआ है, तुम्हारे नाम में क्या हॉरर है। तो ये इसको एड्रेस कर रहा है, पैट्रोटिज्म को एड्रेस कर रहा है, इसको नाम लेके बुला रहा है, इससे बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग देखा जा रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 105 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन ओनोमोटोपेया। ओनोमोटोपेया में मतलब यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो ओनोमोटोपेया का है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कैरी तो नहीं है, फियर भी नहीं है, बियर भी नहीं है। ये तीनों वर्ड जो है, ये कैरी तो ये वर्ब है ये, और इधर बियर भी वर्ब है, फियर भी वर्ब है। फियर मतलब डरना, ये वर्ब भी है या एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ पे ये जो बग है, बग जो है वो ओनोमोटोपेया का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। When the sound of a word resembles the sound it denotes the figure of speech is। साउंड की बात कर रहा है तो फिर से हम ओनोमोटोपेया के साथ चल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स। वोवल साउंड की रिपीटेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे वोवल साउंड रिपीट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो वहां पे हम एसोनेंस को टिक कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमली। जब सिमली को हम इम्प्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए सिमली में हम क्या करते हैं, किसी की तुलना किसी से करते हैं एज या लाइक लगा के। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा था, ठीक है, कि यू आर लाइक अ मून, इस तरह से बोल दिया यू आर लाइक मून। और कोई चीज गर्म है तो इट्स बर्निंग लाइक अ सन, इस तरह बोल दिया। मतलब एग्जाम्पल करने की इसकी तरह है, सॉरी कंपेयर करने की इसकी तरह है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको वही चीज कह देते हैं कि तुम सूरज हो, मान लीजिए कोई किसी को बहुत गुस्सा आता है, गुस्से से जलने लगता है, तो हम उसको बोलेंगे कि तुम सूरज हो, एकदम सूरज हो। या हम किसी लड़की को देखते हैं, पहले तो हमने बोला उसको कि तुम चांद जैसी दिखती हो, तो यहाँ पे सिमिली है, लेकिन हमने बोला कि तुम चांद हो, तो यहाँ पे मेटाफर है, यानी हमने उसको इंप्लाई कर दिया। इंप्लाइड सिमिली को हम कहते हैं मेटाफर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। कह रहे कि किसी मरे हुए इंसान को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब एड्रेस करना, या किसी ऐसे इंसान को जो वहां पे नहीं है, या किसी चीज को एड्रेस करना यानी बुलाना, बात करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुकारना, तो हम उसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट
विच इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स अपरेंटली। मतलब कह रहे हैं कि जब रियल मीनिंग एकदम अलग होता है, जो कहा गया है शब्दों में उससे एकदम अलग होता है रियल मीनिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो वहां पे होता है आयरनी। आयरनी है एकदम उल्टा, मतलब कि कोई एकदम भद्दा लग रहा है पर आप उसकी तारीफ करो, वाह तुम कितने अच्छे लग रहे हो, और पीछे मुड़कर हंस दो, तो यानी आपने जो कहा वो उसका एकदम अपोजिट था ना। तो यहाँ पे आयरनी है, मतलब आयरनी होता है कि एकदम उसका उल्टा करके हंस, मतलब उल्टी बात कह के हंसना। नेक्स्ट है 112, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन हिज लिटिल हैंड। ये बात, ये जो सेंटेंस है ये है मैकबेथ का, जब ये किंग डंकन का मर्डर कर देती हैं लेडी मैकबेथ, मतलब अपने हस्बैंड से करवा देती हैं मर्डर, तो ये बात बोलती हैं। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, ऐसा तो है नहीं कि कह रहे अरेबिया का सारा परफ्यूम अगर ले आया जाए तब भी तुम्हारे हाथों को वो महक नहीं दे सकता है, महका नहीं सकता है, खुशबू नहीं दे सकता है। तो ये कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। हाइपरबोली का प्रयोग किया गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, द अक्यूरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स इज। कह रहे कि किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में सेम लेटर या सेम साउंड जब होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए एलिट्रेशन भी सही है और एसोनेंस भी सही है, क्योंकि एसोनेंस की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे देखिए एसोनेंस की स्पेलिंग गलत है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, तो एलिट्रेशन के साथ हम चले जाएंगे। वैसे एलिट्रेशन एसोनेंस होता तब भी सही था, क्योंकि यहाँ पे वोवल या कॉन्सोनेंट तो बोला नहीं, सीधा कहा है कि सेम लेटर या सेम साउंड, तो दोनों ही ठीक था। क्योंकि एसोनेंस की स्पेलिंग गलत है इसलिए हम एलिट्रेशन के साथ चले जा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एक्सप्रेशन मर्डरियस इनोसेंस ऑफ द सीज। मर्डरियस इनोसेंस यानी कि कातिलाना भोलापन या सीधापन, ऐसे कुछ भी कह सकते हैं आप। तो मर्डरियस एक तरफ तो मर्डर कर रही है, कातिलाना है, दूसरी तरफ सीधा है, भोला है, तो ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं। तो जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ रखे गए तो ऑक्सीमोरोन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से देख सकते हैं आप कितने इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है द फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। यहाँ पे देखिए लाइक का प्रयोग किया गया है, तो जहां पर लाइक का प्रयोग किया गया है तो सिमली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिमली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइफ इज अ ड्रीम। अब इसने लाइफ को ही ड्रीम कह दिया, यानी अप्लाइड सिंबली हो गई यहाँ पे, लाइफ को ड्रीम कह दिया। ये नहीं कह रहे कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, अगर लाइक लग जाता तो हो जाता सिंबली, लेकिन बोला लाइफ इज अ ड्रीम तो ये हो गया मेटाफर, यानी कि अप्लाइड सिंबली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, द फिगर ऑफ स्पीच इन डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स इज। अब देखिए यहाँ पे डेथ ने अपने आइसी हैंड्स किंग पर डाले, यानी कि मतलब कह रहा है, ये कहना चाहता है कि जो डेथ है, मृत्यु है, वो राजा को आ गई, तो यहाँ पे घुमा के कह रहा है कि उसके आइसी हैंड्स उसने राजा पर डाले, ठीक है। तो हैंड्स तो इंसानों के होते हैं, राजा डेथ के थोड़ी होते हैं, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है, ह्यूमन क्वालिटीज को इनएनिमेट थिंग में डाल दिया गया है, जैसे कि डेथ में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड बोल रहे हैं, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होगा किसी भी वर्ड की बिगिनिंग में तो वहां पे एलिट्रेशन होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये सभी यूथ कंपटीशन की बुक में से मैं करवा रही हूँ आपको, और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं आप देख सकते हैं। अब तक तो आपको सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच याद भी हो गए होंगे, पेपर के लिए आप एकदम तैयार हो समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, अ स्टेटमेंट दैट अपीयर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। एक लाइन जो अपने आप में ही विरोधाभास छिपा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? बट दैट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रूथ, लेकिन उसमें एक तरह का सच भी दिखाया जाता है। जैसे कि एक लाइन थी कि चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन, मुझे अभी ये लाइन याद है। तो ये सेंटेंस जो है ये अपने आप में विरोधाभास है कि चाइल्ड जो है फादर कैसे हो गया मैन का, लेकिन ये सच भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स। एक लाइन जो अपने आप में ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिव, पूरी लाइन विरोधाभास दिखा रही हूं और सच भी बोल रही हूं, तो उसको बोलेंगे पैराडॉक्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, द स्टेटमेंट इफ आई टोल्ड यू वंस, यानी कि ये स्टेटमेंट दी हुई है कि अगर मैंने तुम्हें एक बार बोला है, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, कि मैंने तुम्हें मिलियन टाइम्स बोला है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाइपरबोली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, अ स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मेंट। जो स्टेटमेंट है वो जितना कहना चाहिए उससे भी कम कह रहे, मतलब बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रख रहे हैं, तो वो होगा अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट जैसे कि कोई अपनी तारीफ थोड़ी भी ना करे, जो जिसके वो लायक है उससे भी कम करे या उतनी भी ना करे, तो वो है अंडर स्टेटमेंट। और हाइपरबोले में हम बातों को बढ़ा चढ़ा कर कह देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। अब देखिए इट वॉज से ये दोनों सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो ये एनाफोरा भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे दो सेंटेंस दिया है और आप देख रहे हैं कि दोनों अपोजिट भी है। तो यहाँ पे बेस्ट और वर्स्ट कह रहे हैं कि एक टाइम तो बेस्ट था, एक टाइम तो वर्स्ट था। क्योंकि एनाफोरा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम एंटीथेसिस के साथ जा रहे हैं। सिमिली ये हो नहीं सकता, लाइज या एज कुछ भी नहीं है इसमें, मेटाफर ये है नहीं, एकदम साफ पता चल रहा है, ऑक्सीमोरोन भी नहीं है, तो एंटीथेसिस हम यहाँ पे टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, लव इज एन आइडल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। अब यहाँ पे देखिए आप दो सेंटेंस दिए हैं और दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है। लव का अपोजिट हो गया मैरिज और आइडल का अपोजिट है रियल। आइडल यानी आदर्श, जो कि सिर्फ विचारों में है, व्यवहार में है ही नहीं। रियल है जो व्यवहार में है, ठीक है। लव मतलब प्यार करा, शादी है जो उसको निभाया, तो यहाँ पे एंटीथेसिस का एग्जांपल ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है 125, लेट्स गो टू बेड नाउ। बेड पर जाने की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि सोने जाने के लिए, बेड पे जाएंगे तो सोना है, तो हमने सोने जाने के लिए, स्लीप के लिए एक वर्ड, दूसरा वर्ड यूज किया है बेड। तो यहाँ पे स्लीप और बेड दोनों कनेक्टेड भी हैं, तो यहाँ पे हमने बेड का यूज किया है, तो यहाँ पे मेटोनमी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, बॉयज विल बी बॉयज। बॉयज विल बी बॉयज यानी कि लड़के हमेशा लड़के ही रहेंगे, तो यहाँ पे एपिग्राम का प्रयोग किया गया है। एपिग्राम मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी मान लीजिए कि जैसे कोई आइडिया है तो उसको बड़ी क्लेवरली दिखाना, कोई भी रिमार्क ऐसे कहना, जैसे कि बॉयज विल बी बॉयज का मतलब समझ रहे होंगे कि आप ये कहना चाहते हैं कि उनकी हरकतों में सुधार नहीं आएगा, यानी उनकी आदतों में सुधार नहीं आएगा, जो उनकी आदतें वही रहेंगी। तो किस बड़ी चतुराई से किसी बात को कहना वो होता है एपिग्राम। क्वेश्चन नंबर 130 है, द यूज ऑफ एक्सप्रेशन पास्ट अवे फॉर डायड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसी को हम बोले पास्ट अवे यानी गुजर गई, बल्कि ये बोलने की बजाय कि मर गई, तो वहां पे एक हमने सॉफ्ट वर्ड का प्रयोग किया कि गुजर गई, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूफेमिज्म। जब हम बड़े कड़वे शब्दों की जगह बहुत नॉर्मल और कोमल शब्दों का प्रयोग करें, जैसे मर गए की जगह हम गुजर गए बोले, तो ये हो गया यूफेमिज्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, एंड फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू बाय टेनिसन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे इस स्टेटमेंट को, तो हाइपरबोले भी नहीं है, लाइटॉट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे फेथ और अनफेथफुल दिख रहे हैं, दोनों अपोजिट वर्ड है। फॉल्सली ट्रू दोनों अपोजिट है और साइड बाय साइड रखे हैं, तो ये ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 132, a figure of speech in which two terms opposite in meaning are placed side by side in a phrase is known as। अब ये देखिए कह रहा है कि फ्रेज में मतलब किसी फ्रेज में दो शब्दों को साइड बाय साइड रखा गया हो, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल होता है, तो वो एग्जाम्पल होता है ऑक्सीमोरोन। जब हम दो शब्दों को साइड बाय साइड, दो अपोजिट शब्दों को साइड बाय साइड रखें तो। क्वेश्चन नंबर 133 है, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी ascribe इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट थिंग्स इज नोन एज। हम किसी इनएनिमेट थिंग में यानी कि निर्जीव चीज में, किसी निर्जीव चीज में किसी ऐसे दिखा दे कि जैसे वो कोई मानव है, किसी मनुष्य की क्वालिटी डाल दे, उसमें मनुष्य की कोई क्वालिटी डाल दे, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी पर्सन की तरह उसको दिखा दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया उसका। 134 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी किस सेंटेंस में है? पहले तो सबसे पहले अपोस्ट्रोफी होता क्या है? अपोस्ट्रोफी होता है किसी भी डेड व्यक्ति को पुकारना, एड्रेस करना, या किसी ऐसे व्यक्ति को पुकारना जो वहां पे है ही नहीं, एब्सेंट है, या किसी ऐसी चीज के बारे में बोलना जो कि निर्जीव है, ठीक है, तो उसको निर्जीव चीज के बारे में बोलना या बात करना या उससे बात करना, तो उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। इसमें हम किसी न किसी चीज को एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आप, ओ सॉलिट्यूड को एड्रेस कर रहे हैं। वेयर आर दी चार्म्स, कि चार्म्स कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सोनिफाइड। किस शब्द को पर्सोनिफाइड किया गया है? रिवेंज इज काइंड, रिवेंज जो है वो काइंड है।
स्विफ्ट एज अ वाइंड, ऑनेस्ट थीफ, थीफ ऑनेस्ट है, ये तो उसकी क्वालिटी बताई गई है, चोर की ऑनेस्ट है, चोर ऑनेस्ट है। यहाँ पे बोले थ्रस्टी अर्थ, थ्रस्टी मतलब प्यासा, प्यासी या प्यासा, अर्थ यानी धरती, तो धरती प्यासी है। ये ह्यूमन क्वालिटीज है, प्यास ह्यूमन को लगती है या फिर जानवरों को लगती है जिनमें जान होती है, लेकिन अर्थ को प्यास कैसे लग सकती है? तो यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया, उसे पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। द फिगर ऑफ स्पीच विच कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस बाय देयर साउंड इज कॉल्ड। फिर साउंड की बात आ गई, जहां पे भी आपको साउंड शब्द तक दिख जाए ना, आंख बंद करके ओनोमेटोपोइया कर देना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। है ही नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 141 है, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज इन द मैन इज नो फूल। अब देखिए आपको नो दिख रहा है यहाँ पे, नो या नॉट जहां पे दिख जाए लाइट डॉट्स के साथ चले जाइए। द मैन इज नो फूल मतलब कि आदमी मूर्ख नहीं है। मूर्ख नहीं है तो इसका मतलब ये है कि होशियार है ना, यानी कि सेंटेंस बोलना है पॉजिटिव लेकिन इसको नेगेटिव वे में दिखा के बोलना है। ये भी कह सकता था द मैन इज वाइज, लेकिन ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बोलना है, इसको बोलना है नेगेटिव सेंटेंस, उसी सेंटेंस को नेगेटिव बना के बोलना है। तो द मैन इज नो फूल बोल दिया और ये सेंटेंस है पॉजिटिव बट लग रहा है नेगेटिव दिखने में, तो यहाँ पे लाइट डॉट्स का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, मिल्टन दाउ शोल्डेस्ट बी लिविंग एट दिस ऑनर। तो यहाँ पे मिल्टन को पुकार रहे हैं, मिल्टन को पुकार रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग हो जाएगा। जब पुकारा जाता है तो यहाँ पे आप एक ये चिन्ह देख सकते हैं, एक्सक्लेमेशन चिन्ह भी लगा होता है, तो देखिए लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, इन द फॉलोइंग लाइन में इस लाइन में किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। रास्कल्स एंड रॉक्यूज रैन आर रेस राउंड एंड फाउंड एंड ड्रग्ड रॉक। तो ये तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है, बार बार आर लेटर की रिपीटेशन हो रही है, राउंड ड्रग्ड रॉक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 144, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, फ्रेल्टी द नेम इज वुमेन। तो यहाँ पर फिर से फ्रेल्टी जो है इसको ये एड्रेस कर रहा है, द नेम इज वुमेन, तो यहाँ पे फिर से अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग इज नोन एज। तो यहाँ पे फिर से साउंड की बात की गई है, तो ओनोमेटोपोइया के साथ आंख बंद करके टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पर्सन टू अ थिंग। जब हम ट्रांसफर कर देते हैं, किसी एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर देते हैं एक पर्सन से किसी चीज पर, किसी पर्सन से किसी थिंग पर ट्रांसफर कर देते हैं, और फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर किसी शब्द से किसी दूसरे शब्द पर ट्रांसफर कर दें, टू विच इट डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग, जिससे वो बहुत ज्यादा बिलोंग भी नहीं करता है। जैसे स्लीपलेस प्लो, वियरी वे थका हुआ रास्ता, स्लीपलेस प्लो, पिलो कोई स्लीपलेस होती है, स्लीपलेस तो व्यक्ति होता है, या स्लीपलेस नाइट बोलते हैं हम, रात ही स्लीपलेस थी, तो वो होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफर्ड एपिथेट की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, एल्यूजन इज अ, एल्यूजन क्या होता है। अब देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करना, इल्यूजन। अल्यूजन होता है कि एक रेफरेंस देना, किसी को इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, मतलब किसी इवेंट का, किसी पर्सन का, या किसी प्लेस या किसी आर्टिस्टिक वर्क का एक इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, ये होता है अल्यूजन।